होप सो के एग्जांपल नंबर 5 और 6 आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी सिर्फ लिमिट पुट करने की आपने तो हो गई थी सब स्टूडेंट्स से। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें। थ्योरम 1 हमारा लिमिट जी मैम हो गई थी। ओके, आवाज आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। ओके ओके। So limit x approaches to f of x जी equal to मैम। if and only if left or right limit exist। ये थ्योरम हमारा इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करें, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दें तो इसका अंडरस्टूड मतलब यही है कि लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स। हमने ये फंक्शन पीछे डिस्कस किया था और हमें पता था कि ये फंक्शन जो है किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। मीन्स 0 के ऊपर हमने इस फंक्शन की जो लिमिट है वो देखनी है और वो ये भी बताना है कि वो लिमिट मॉडुलस ऑफ x की जो है वो 0 के ऊपर 0 ही के इक्वल है। सो रिकॉल दैट, हम रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। हमें पता है कि जैसे ही हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। नेगेटिव लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यूज पुट होगी तो नेगेटिव नेगेटिव दोबारा इसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि जो मॉडुलस होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो वो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो डिफाइंड ही ऐसे होता है कि जब x के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पुट होती हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। सो देखते हैं कि हम दोनों फंक्शंस को लेंगे और देखेंगे कि लिमिट 0 प्लस के लिए हम ये फंक्शन लेंगे जब 0 को पॉजिटिव वैल्यूज अप्रोच कर रही है और 0 माइनस को जब 0 को नेगेटिव वैल्यूज अप्रोच करती हैं तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो माइनस x है। Since x mod is equal to x for x greater than 0, we have limit x approaches to 0 plus। जब 0 plus में जाएंगे तो मॉडुलस ऑफ x जो है वो किस फॉर्म में ओपन होगा, जस्ट x by using that definition। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही है, क्योंकि ये देखिए हमारे पास सारी वैल्यू जो है 0 प्लस से जब इसको अप्रोच कर रही है तो 1 जब 0 को अप्रोच करता है या 2 0 को अप्रोच करता है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आंसर आपको 0 ही दे रहा है। ठीक है, सो 0 प्लस में जब आप 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 है। फॉर x लेस देन 0 वी हैव x mod इज इक्वल टू माइनस x। लेस वैल्यू के लिए ये हमारे पास क्या है, माइनस x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस मॉड ऑफ x that is open in this form। माइनस x की वैल्यू 0 माइनस माइनस 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। 0 वैसे भी हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर नहीं होता, 0 ही होता है, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे माइनस 0 पुट भी करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना के अगेन आपको आंसर 0 ही देता है। सो वी कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 8 है, प्रूव दैट लिमिट x approaches to 0 x mod over x does not exist। अगेन वी यूज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। जब x approaches to 0 प्लस होगा तो ये x over x ओपन होगा और 0 माइनस होगा तो माइनस x over x के फॉर्म में ये ओपन होगा। अगर इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होंगी तो इट मींस लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे पास। एक मिनट वेट करें। नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं तो उसके बगैर भी ले लेती हूँ। नहीं, इसका मैं भी ले लेता हूँ, जरा ये पूछो बोल। ओके, छुट्टी पे है कैसे कोई है तो सर ये रात में तुमको पूछा था मरीज से। अच्छा, कोई लेना चाहिए तो नहीं मैं तुमसे नहीं बोल कोई ना वो ना खांसी ओके स्टूडेंट सर। सो जब 0 प्लस की फॉर्म में होगा तो x मॉड जो है वो हमारा x की फॉर्म में ही ओपन होता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन।
for x greater than 0, x mod equal to minus x for x less than 0. So limit x approaches to 0 plus x over x हमारा किस फॉर्म में ओपन हो रहा है, इसमें x x से कैंसिल हो जाएगा, 1 देगा. अब 0 प्लस में जो भी वैल्यू पुट हो जाए आंसर तो 1 है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है यहाँ पर. ठीक है. इसी तरह जब हम 0 माइनस पुट करेंगे तो हमें पता है कि माइनस वैल्यूज के लिए x लेस देन 0 के लिए हमारे पास जो मॉड ऑफ x है वो माइनस x की फॉर्म में ओपन होता है. x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, आंसर माइनस 1 है. अब आप इसमें 0 पुट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें जो भी वैल्यू जो भी लिमिट पुट कर दें आंसर माइनस 1 ही रहेगा. तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारी डिफाइंड तो है, लेकिन 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन की. वन साइडेड लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं अब 0 प्लस में 2 0 को अप्रोच करे या 1 0 को अप्रोच करे या 3 0 को अप्रोच करे, आंसर तो 1 ही रहेगा. ओके, आंसर 1 ही है. और जब माइनस से अप्रोच कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास आंसर माइनस 1 ही है. चाहे माइनस 2 0 को अप्रोच करे, माइनस 1 0 को अप्रोच करे, आंसर तो माइनस 1 ही रहेगा. सो लेफ्ट और राइट लिमिट डिफाइंड है, बट लिमिट ऑन x अप्रोचेस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बोथ लेफ्ट एंड राइट लिमिट आर नॉट इक्वल. क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. अगेन एग्जांपल नंबर 9 है, इसमें Yes, भी हमें ma'am. लिमिट पुट करनी है. जब x ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4 मींस x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर हम अपने फंक्शंस का बिहेव देखना चाह रहे हैं. जब x ग्रेटर देन 4 है तो ये फंक्शन यूज करेंगे, और जब x लेस देन 4 है तो फिर हमने ये फंक्शन यूज करना है और देखना है अगर दोनों साइड्स पे वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी x अप्रोचेस टू 4 पे, और अगर नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. Since f of x equal to x minus 4 for x greater than 0, we have limit x approaches to 4 plus. 4 प्लस के लिए आपकी ये फंक्शन गिवन है. सो 4 माइनस 4 आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0. हम देख भी सकते हैं कि जब 5 जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर आपको क्या दे रहा है, 0 को. फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है. ओके, यहाँ से आप भी ग्राफिकल बिहेवियर भी देख सकते हैं. ग्रेटर देन 4 वैल्यू पुट करेंगे, 5 6 7 8 9 पुट करते रहेंगे अपने डोमेन के पॉइंट्स, तो ये फंक्शन आपका बनेगा. यहाँ पर x ग्रेटर देन 4 के लिए यहाँ वैल्यूज पुट होंगी तो ये ग्राफिकल बिहेवियर बनेगा आपका. ओके, आपका ग्राफ भी आपको बता रहा है कि जब 5 4 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर 0 आ रहा है, फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 0. अगेन फॉर x लेस देन 4, 4 से लेस के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो 8 माइनस 2x है फॉर x लेस देन 4. सो 4 माइनस में जब हम 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो आंसर अगेन 0 है. हम देख सकते हैं कि ये बिहेवियर भी हमारा जब हम 4 से लेस लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे या 1 लेंगे या 0 लेंगे तो अगेन हमारा फंक्शन जो है वो 4 को ही अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से. सो 4 प्लस के लिए और 4 माइनस के लिए आंसर 0 है. इट मींस लेफ्ट और राइट लिमिट डिफाइंड है, एग्जिस्ट करती हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x जो है वो भी एग्जिस्ट करती है और इक्वल है 0 के. ग्राफ का बिहेवियर आपको बनाने का पता है, ये मैंने बता दिया आपने कैसे बनाना. बन जाएगा ना ग्राफ अगर बनाना पड़े तो इसका. यस मैम, बन जाएगा. Yes, ma'am. बना लेंगे. ओके, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज बेसिकली द फंक्शन इज डिफाइंड बाय x. एग्जांपल नंबर 10 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और अदर ऑप्शंस फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर. कुछ ऑथर्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से. The greatest integer function is sometimes called the floor function. Floor functions mean जो floor वाली साइड है वहाँ से ये इस तरह से आपका बेंड होगा. अगर ये फ्लोर फंक्शन ना हो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो ये ऊपर से बेंड होता है. अगर फ्लोर फंक्शन हो तो फ्लोर वाली साइड से ये बेंड हो जाता है. मोस्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोस्टली ऑथर जो है यूज करते हैं. यहाँ पे जो ऑथर है उसने ये नोटेशन यूज किया, लेकिन साथ उसने बता दिया कि ये भी नोटेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की ही है. The greatest integer function is defined by this equal to the greatest integer that is less than or equal to x. x आपका क्या है, x आपका इंटीजर भी हो सकता है, x आपका पॉइंट्स में भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाके जब x पॉइंट बनेगा या इंटीजर बनेगा तो क्या होगा, द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x, वो लार्जेस्ट इंटीजर होगा या तो x ही होगा या उससे लेस होगा. मींस
मैं इसको आपको वर्बली बता देती हूँ। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेती हूँ 3 तो ये आंसर 3 ही देगा। क्यों? क्योंकि इससे बाहर निकल के द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, या तो उससे लेस हो जाएगा या उसके इक्वल रहेगा। जब स्पेसिफिक इंटीजर होगा तो उसके इक्वल ही रहेगा। अगर 3 है तो 3 के इक्वल रहेगा, अगर 2 है तो 2 के इक्वल रहेगा, अगर 1 है तो 1 के इक्वल रहेगा, -2 है तो -2 के इक्वल रहेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट्स में है 3.4 है तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। द इंटीजर लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, जो एक्स से लेस हो या उसके इक्वल हो। इक्वल तब होगा जब ये इंटीजर ही होगा अंदर। अगर पॉइंट्स में होगा 3.9 है तो ये 3 आंसर देगा, 3.8 है तो 3 आंसर देगा, 2.8 है तो 2 आंसर देगा। ऐसा इंटीजर जो इससे लेस होगा। इक्वल होगा अगर तो ये इंटीजर है अंदर तो ये इक्वल ही रहेगा, अगर ये पॉइंट्स में है तो उससे लेस फॉर्म में ओपन होगा आपके पास। अगर ये 1.8 है तो आंसर आपको 1 देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ओके, फॉर इंस्टेंस सम एग्जांपल्स आपके सामने है। 4 है तो ये 4 ही ओपन हो रहा है, 4.8 है तो आंसर 4 ही देगा, 4.7 होगा तो भी आंसर 4 ही होगा, 4.2 है तो भी आंसर 4 ही होना है, 4.1 होगा तो भी आंसर ये 4 ही देगा। आगे पाई है, पाई का स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो होती है 3.14। सो ये आंसर आपको क्या देगी? 3 ही देगा। लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन दिस। ओके, अगर तो इंटीजर है तो इक्वल ही होगा, अगर ये पॉइंट्स में है तो उससे लेस लार्जेस्ट इंटीजर होगा, लेस, उससे लेस लार्जेस्ट इंटीजर। ओके जी मैम। स्क्वायर रूट 2 जो है इसकी वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, तो 1.7 में ये 1 लार्जेस्ट इंटीजर बनेगा, बाहर निकलेगा। ओके, उससे लेस लेकिन लार्जेस्ट इंटीजर। ओके, -1/2 है तो -1 इसका लार्जेस्ट इंटीजर होगा। हम ये नहीं कह सकेंगे कि -2 जो है वो लार्जेस्ट इंटीजर है, -1 लार्जेस्ट इंटीजर। ओके, इसी तरह अगर आप 5.9 लेते हो तो आंसर 5 होगा। इंटीजर दैट इज ग्रेटेस्ट का जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा वो -1 ही होगा ना। देखें ना आप, जैसे 4.8 है तो लार्जेस्ट इंटीजर 4.8 से लेस जो इंटीजर फौरन लार्जेस्ट इंटीजर है वो 4 ही है ना, 4 है ना। इसी तरह -1/2 से जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा फौरन से लार्जेस्ट इंटीजर होगा वो -1 होगा। 0 तो नहीं कह सकते आप इसको, या 1 तो नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है, समझ आई? जी मैम। अब मैं आपको ये ग्राफिकल अप्रोच पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लिमिट के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर 1 वैल्यू है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। अगर 1.9 लेती हूँ तो फिर भी आंसर 1 ही है, अगर 1.7 लूंगी तो आंसर 1 ही है, अगर 1.6 है तो आंसर 1 ही है। इट मीन्स 1 से 2 के दरमियान 1 पे आंसर 1 है, और 1 से 2 के दरमियान 1.7 ले लूँ, 1.5 ले लूँ, 1.6 ले लूँ, 1.9 ले लूँ, आंसर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 ही रहेगा। 2 पे इसलिए होल है कि 2 पे आंसर 2 मिलेगा, इसलिए यहाँ होल है। 2 पे आंसर 1 नहीं है, 2 पे आंसर क्या है? 2 है। 2 रहेगा। अब 2.1 पे भी आंसर 2 है, 2.2 पे भी आंसर 2 ही है, 2.9 तक आंसर 2 ही है। 3 पे जाके आंसर क्या मिल जाता है? 3। तो 3.1 से लेके 3.9 तक भी आंसर मेरा क्या है? 3 ही है। 4 पे आंसर 4 होता है, 4.1 से लेके 4.9 तक आंसर 4 ही रहता है, एंड अप टू सो ऑन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। मैम ये होल का बता दें। होल मैं बता देती हूँ आपको, होल दोबारा बता देती हूँ। किसी ने मैसेज किया था, बता जो भी मैसेज। बेटा देखें, 2 पे ये जो फंक्शन है ये सिर्फ 1 और 1.9 तक की वैल्यूज के लिए है ऑलमोस्ट। 2 पे आंसर हमें 1 नहीं मिलता, 2 पे आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसलिए 1 पे इसने होल बना दिया कि 2 के ऊपर हमें आंसर 1 नहीं मिल रहा, हमें आंसर 2 पे क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है, इसलिए उस होल को फिल कर दिया है। इसी तरह 3 पे आंसर 2 नहीं मिल रहा, 3 पे एग्जैक्ट जब 2 पे जा रहे हैं तो होल बना देते हैं, क्योंकि 3 पे आंसर 2 नहीं मिल रहा। 3 पे हमें आंसर क्या मिल रहा है?
3 3 मिल रहा है। इसी तरह 4 पे 3 वाला जो है वो होल बना दिया, क्योंकि 4 पे आंसर 3 नहीं है, 4 पे आंसर हमें क्या मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है। ओके, 0 पे आंसर 0 होगा, 0 पे आंसर 0 होगा, 0.1 पे भी आंसर 0 है, 0.2 पे भी आंसर 0 है, 0.9 पे भी आंसर 0 ही है। सो 0 से 1 के दरमियान ये लाइन हमारी शो हो रही है कि 0 पे भी आंसर 0 है, 0.1 पे भी 0 है, 0.9 तक भी 0 है, लेकिन 1 के ऊपर 0 आंसर नहीं है, 1 के नहीं ऊपर 1 आंसर है, इसलिए यहाँ पोल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जी Yes, मैम ma'am. ओके, अब जब हम आते हैं इस साइड पे, तो -1 पे आंसर मेरे पास क्या है, -1। यस मैम। जी मैम -1 पे आंसर -1 है, और -1 से आप पीछे वैल्यूज पे आ जाए, -1.1 -0.9 -0.8 -0.5 एंड -0.1, हर वैल्यू के लिए हमारा वो इंटीजर जो उससे लेस होगा, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है, ये भी आपको पता है ना। यस मैम। Yes, जी ma'am. मैम ये -1 ही आंसर देगा। इसी तरह जब आप -1 से 2 के दरमियान, -2 पे आंसर -2 ही है, -1.9 -1.8 -1.1 तक भी आंसर आपको -2 ही मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम क्लियर है। Yes, जी मैम ma'am. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये बेसिकली जंप फंक्शन का नाम भी इसको हम देते हैं, क्योंकि हमारे फंक्शंस जो हैं वो 1 स्टेप जंप करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 1 स्टेप जंप करते जा रहे हैं, सो ये जंप फंक्शन भी बोला जाता है। दैट इज आवर greatest integer function defined by x is equal to the largest integer that is less than or equal to x, for instance that is this। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, शो दैट लिमिट x approaches to 3 x does not exist। इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, 3 के ऊपर आपने देखना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और हम 3 की राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, मींस 3 प्लस फाइंड करेंगे और 3 माइनस फाइंड करेंगे। जब 3 प्लस की बात करेंगे तो 4 3 को अप्रोच करेगा, 4 3 को जब भी अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। जी मैम और जब 2 3 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, 2 2. आ रहा है। तो जब 4 3 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर 3 है, और जब 2 3 को अप्रोच करता है तो आंसर 2 है। लेफ्ट और राइट लिमिट हमारी डिफाइंड तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्टूडेंट क्लियर है? यस मैम जी क्लियर है। मैम तो जब हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फाइंड करनी है तो हमने हमारा फॉर x is greater than equal to 3 or less than equal to 4 we have, जब x 4 से 3 को अप्रोच कर रहा है 3 प्लस पे तो आंसर हमें 3 मिल रहा है, जो कि हमारा ग्राफ बता रहा है कि आंसर हमारा 3 ही रहता है। और जब हम x3 को 2 साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 3 को माइनस से अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर 2 मिल रहा है। हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी यस मैम मैम। किसी भी स्टूडेंट को किसी पॉइंट से समझ नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। मैम अगर -1.9 हो तो ये फिर 1 का -1 का अप्रोच करेगा ना। -1.9 है तो बेटा -2 को अप्रोच करेगा, क्योंकि -1.9 से आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। -1.9 पे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, लेकिन लेस देन हो -1.9 से, तो -2 जो है वो -1.9 से लेस रहता है ना। जी मैम ओके, तो -1.9 पे आंसर आपको क्या मिलेगा, -2 यस, ऐसा इंटीजर जो उससे लेस रहे। ठीक है, अगर मैम -1 हो तो फिर -1 पे तो आंसर -1 ही मिलेगा ना, स्पेसिफिक इंटीजर पे तो वही आंसर है। ठीक ओके है, ओके, ये देखें उसने ग्राफ में भी बता दिया कि -1 पे आंसर -1 ही है आपका। ओके, होल को फिल कर दिया उसने। ठीक है, जैसे 1 पे आंसर 1 ही है, 2 पे आंसर 2 ही है, 3 पे आंसर 3 है, 4 पे आंसर 4 है। ये जो होल हमारे फिल हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आंसर हमारा एग्जैक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
theorem, if f of x is less than equal to g of x, when x is near a, except possibly at a itself, and the limits of f and g both exist as x approaches to a, then limit x approaches to a f of x less than equal to limit x approaches to a g of x. बेसिकली ये डेफिनेशन हम सैंडविच थ्योरम या स्क्वेज थ्योरम का नाम जिसने दिया है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये हमें बताती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन के बराबर हो या उससे लेस हो, किसी एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे उन दोनों फंक्शन की अगर हम लिमिट फाइंड करें तो लिमिट फाइंड करने के बाद लिमिटिंग फंक्शन भी दूसरे फंक्शन से लेस रहता है या उसके इक्वल रहता है। ओके, स्क्वेज थ्योरम हमारे पास क्या है कि इफ f of x is less than equal to g of x and g of x is less than equal to h of x, when x is near a means you have to find out the limiting behavior of x approaches to a except possibly at a itself। except possible at a means a के ऊपर डिफाइंड हो या ना हो हम फाइंड नहीं करते हैं, हम उसका नियर बिहेवियर देख रहे हैं। एंड लिमिट x approaches to a is equal to limit x approaches to a h of x equal to l, then limit x approaches to a g of x equal to l। अगर g of x जो है वो दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच बन रहा हो, एक से ग्रेटर और इक्वल हो और एक से लेस और इक्वल हो, तो अगर एक पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही हो और वो l हो, दूसरे फंक्शन की भी उसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो l हो, तो हम सॉल्व किए बगैर कह देते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी और वो भी l के ही इक्वल होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप ये ग्राफिकल बिहेवियर देख रहे हैं कि ये जो पिंक लाइन है ये सैंडविच बनी हुई है दो ग्राफ्स के दरमियान, जिसको पिसी हुई बात कहते हैं कि पिसी हुई है, और ये इस पे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर इस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है h के ऊपर या f के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो दोनों इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली g के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और वो भी उसी के इक्वल होगी। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्क्वेज थ्योरम, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज द सैंडविच थ्योरम। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? No, ma'am. Okay. The squeeze theorem, which is sometimes called the sandwich theorem or the pinching theorem, is illustrated by figure number 7. It says that if the g of x is squeezed between a sandwich between f of x and h of x near a, and if f and h have the same limit L at a, then g is forced to have the same limit L at a। तो g of x को फोर्स किया जाता है या g of x के ऊपर वही लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो भी उसी के इक्वल होती है। So by using a sandwich या squeeze theorem, we have to show that limit x approaches to 0, x square sin 1 over x equal to 0। इस थ्योरम को यूज करते हुए हमने बताना है कि जो लिमिट है x approaches to 0 हमारे पास 0 के इक्वल है। First note that we cannot use limit x square sin 1 over x is equal to limit x approaches to 0 x square dot limit x approaches to 0 sin 1 over x, because limit x approaches to 0 sin 1 over x does not exist। हमने कहा हम फौरन से ही नहीं कह सकते कि इस थ्योरम के ऊपर जो लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगी और या अनडिफाइंड हो जाएगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी या इनफिनिट बन जाएगी, बल्कि इसकी बजाय हम इसके ऊपर ये जो सैंडविच थ्योरम है ये अप्लाई करेंगे। उस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए उसने कहा कि हम ये जानते हैं कि जो साइन का फंक्शन होता है वो हमेशा -1 से 1 के दरमियान होता है। साइन 1 over x always lies between -1 to 1। अब हमने इस फंक्शन को बेसिकली f of x कहना है, इसको h of x कहना है और इसको g of x कहना है। इसकी और इसकी लिमिट हम फाइंड करेंगे, अगर वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल है तो उनको देखते हुए हम कह देंगे कि इसकी लिमिट भी उसी के इक्वल है। ओके, अब हमारे पास फंक्शन जो है हमें ये तो पता है कि जो sin 1 over x है always lies between -1 to 1, लेकिन हमारा होल फंक्शन तो x square sin 1 over x है, तो x square sin 1 over x बनाने के लिए हम x square से इनइक्वालिटी की तीनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने तीनों साइड्स जो है उस पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये -x स्क्वायर बन गया, ये लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 over x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमने ये फंक्शन पढ़े हुए हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर, हमें पता है कि ये पैराबोला टाइप के फंक्शन है और 0 के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि हम 0 पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, सो 0 के ऊपर हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे और 0 के ऊपर ही हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। We know that limit x approaches to 0 x square equal to 0, and also we know that limit x approaches to 0 minus x square is always equal to 0। Taking f of x equal to minus x square, g of x equal to x square sin over x, and h square is equal to x square। So if the limit of f and h exist and equal to 0,
Then limit x approaches to 0, x square sine 1 over x equal to 0 by using the statement of the Sandwich-Jasper's theorem. Clear as students? Yes, ma'am. You Clear. can जी see the मैम। graph, that is the graph of y is equal to x square, that is the graph of y is equal to minus x square, that is the graph of y is equal to x square sine 1 over x। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ दो ग्राफ्स के दरमियान सैंडविच बना हुआ है, ठीक है, ये पिंच कर मैम रहा रिपीट कर पिंचा दें। हुआ। जी मैम रिपीट कर दें। बेटा सैंडविच थ्योरम या स्क्वेयर थ्योरम की स्टेटमेंट हमें यही बताती है कि अगर एक फंक्शन दो फंक्शंस के दरमियान लाई कर रहा हो और किसी पॉइंट पे उन दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और इक्वल हो, तो ऑटोमेटिकली जो दरमियान वाला फंक्शन है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और उसी के इक्वल होगी। क्लियर है? अगर कोई फंक्शन दो फंक्शंस के दरमियान लाई कर रहा हो और उन दोनों फंक्शंस की लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करे और किसी खास स्पेसिफिक लिमिट के इक्वल हो, तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी और उसी के इक्वल होगी। ठीक है, हम फाइंड नहीं करेंगे, हम इनको देखते हुए कह देंगे कि इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और उसी के इक्वल है जिसपे ये दोनों फंक्शंस की लिमिट है। दैट इज नोन एज सैंडविच थ्योरम या स्क्वेयर थ्योरम। ओके यस मैम। मैम ग्राफ बनाना लाजमी है? नहीं, जस्ट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है, उसने सिर्फ शो करवाया हुआ, ठीक है। ये x स्क्वायर sin 1 over x को बेसिकली हम सॉफ्टवेयर्स में जाके इसको ग्राफ्स को बनाते हैं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। इजी नहीं है, नॉट मच टू मच इजी, ठीक है। ओके मैम। एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन दिए आपको 2.3 के कोई? नो नो मैम। नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करना है बेटा आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 3 करना है, 5, 7, 9 लिख रहे हैं आराम से। 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 9। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 15, 17। क्वेश्चन नंबर 21, question number 25, question number 29, question number 31, 41, 43, 45, question number 47, question number 48, question number 49, 50, 51, question number 53, question number 54, question number 55, question number 61। जो यहाँ तक आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके ओके मैम। मैम काइंडली स्टार्ट वाले रिपीट कर दें। वरना मैंने इसलिए कहा था कि मैंने रिपीट नहीं करने, मैंने खुद भूल जाते हैं। मैंने कहा रिपीट किया, आप किसी स्टूडेंट ने अगर लिखनी है सबने तो वो रिपीट कर दें जल्दी जल्दी। मैम ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ जी कर दें। अच्छा ठीक है, ग्रुप में कर दीजिएगा या भी बोल के कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 मिनट 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 29, 31, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 61। ओके जी मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। जैसे दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, प्रीसाइज डेफिनेशन ऑफ इमेज। जी नुमान इकबाल, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम आज के लिए इनफ है, फिर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जो आपने कहे हैं। बेटा आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं इतना इतना करके पढ़ाने लगी तो फिर मैं ऐसा करो आप लोग दिसंबर की छुट्टियों में भी क्लास ले लिया करना, फिर हो सकेगा आपका। ओके मैम। यस मैम। थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, बाकी फिर बाकी देख लूँगी, ठीक है। इस तरह मैं अब नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर मैंने अभी तो पौने घंटे की क्लास पढ़ी, उसमें क्या करना है।
अच्छा ये जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने लगी है ना आप लोगों को, इसको आपने इंटरेस्ट लेके सीखना है, ठीक है? इसको ये कंफ्यूज नहीं होना। ये जो आगे मैं पढ़ाने लगी हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स है ना, इसमें डाउट में रहते हैं हायर क्लासेस में जाके। प्रीसाइज डेफिनेशन मोस्टली कोशिश कुछ टीचर्स पहले या कुछ नहीं करवा बॉदर करते। मैं ये करवाऊंगी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा आपके सब्जेक्ट्स में कम्प्लेक्स में यूज़ होगी ये जो आपने पढ़ना है, या आगे जहाँ पर भी होगी यूज़, तो आपको ये बेनिफिट देगी। बहुत इंटरेस्ट और बहुत ध्यान के साथ आपने इसको पढ़ना है, ठीक है? और समझ ना आई तो आपने पूछ लेना है, ठीक है? ओके ओके मैम। अच्छा, अब हम ये तो पढ़ते हैं कि जब लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को, फंक्शन जो है ये जीरो को 0.11 को अप्रोच कर गया, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स जो है वो अप्रोचेस टू 1, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 2। ये भी हमने पीछे पढ़ा कि जब एक्स किसी एलिमेंट को अप्रोच करता है तो फंक्शन भी किसी ना किसी पॉइंट को अप्रोच कर जाता है। ऐसे ही पढ़ा हमने। यस मैम। है या नहीं पढ़ा था? यस मैम पढ़ा। ओके। यस मैम। अब जब x में कोई पॉइंट 0 को या 3, जैसा कि यहाँ पे 3 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि 3 को जब कोई पॉइंट से अप्रोच करते हैं तो उसके नेबरहुड पॉइंट से अप्रोच करते हैं। 3 को या 4 साइड से पॉइंट अप्रोच करते हैं या उसको 2 साइड से। ये जरूरी नहीं है 4 टू ही हो। हम कहते हैं कि इसको राइट साइड से पॉइंट अप्रोच करते हैं या इसको लेफ्ट साइड से पॉइंट अप्रोच करते हैं, ऐसा ही है। यस मैम। जब x3 को जब x3 को, ये मैं छोटी सी वैसे सिंपल सी एग्जांपल देने लगी है, जब x3 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 5 को। 5 को। ठीक है, ओके। अब हम कहते हैं कि 4 की राइट साइड से जब एलिमेंट्स 3 को अप्रोच करते हैं, मैं कहूँ कि 3.2 अप्रोच कर रहा है 3 को, तो 3.2 के करस्पॉन्डिंग मुझे 5 के नज़दीक 3 एक आंसर मिलेगा। हो सकता है वो 5.2 हो या 5.4 हो, कुछ भी हो फंक्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे ही है। यस मैम। या मैं Yes, कहूँ ma'am. कि 3.53 को अप्रोच करता है तो 3.5 के क्रॉसपॉन्डिंग में मुझे एक 5 के नज़दीक ग्रीन पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह जब राइट साइड से पॉइंट्स 3 को अप्रोच करेंगे, 2.53 को अप्रोच करेगा तो 2.5 पे मुझे 5 से लेस नीचे कोई ना कोई आंसर मिलेगा। इसी तरह अगर 2.3 को अप्रोच करता है तो 2 के लिए भी मुझे यहाँ फंक्शन के जो लिमिट है उसके नज़दीक ग्रीन कोई आंसर मिलेगा। अब हम ये तो कहते हैं कि जब x3 को अप्रोच करता है फंक्शन 5 को अप्रोच करता है। अप्रोच करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट राइट साइड से अप्रोच करता है या अबव फॉर्म से या बिलो फॉर्म से फंक्शंस की वैल्यू को अप्रोच करता है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितना अप्रोच करता है। अभी हमने सिर्फ जो पीछे सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा कि अप्रोच करता है मींस अबव x3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है या x3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और फंक्शंस की वैल्यू 5 को या अबव साइड से अप्रोच कर रही है या बिलो साइड से अप्रोच कर रही है। पीछे हमने सिर्फ यही सीखा है। लेकिन 3.3 अगर 3 को अप्रोच करता है तो 5 के नज़दीक कौन सी वैल्यू इसको अप्रोच करेगी, ये क्वेश्चन मार्क है अभी हमारे लिए, हमें इसको सर्च करना है। या अगर 2 3 को अप्रोच करता है तो 5 के नज़दीक कौन सी वैल्यू आएगी 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास, ये भी स्टिल हमारे लिए क्वेश्चन है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि जब x3 को अप्रोच करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन 5 को कैसे अप्रोच करता है। ओके, उसी को फाइंड करने के लिए हम अपनी प्रीसाइज डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रीसाइज डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट। So in previous section we just see when x approaches to 0 then our function is approaching 0.001 and when x approaches 0 our function is approaches to 1। ये भी हमने previous section में यही सीखा है। To motivate the precise definition of limit, let us consider the function। हम एक function consider करते हैं to x minus 1 6 if x is not equal to 3, if x equal to 3, not 3 means x is limiting, x is approaching to 3, limit x approaches to 3। तो जब x को 3 को राइट साइड से या लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, तो x minus 1, ये भी हमने पीछे सीख लिया है। Intuitively it is clear that when x is close to 3 but x is not equal to 3 then f of x is close to 5।
जब x3 के क्लोज स्क्रीन होगा, कैसे क्लोज होगा, 4 से क्लोज होगा या 2 वाली साइड से क्लोज होगा, तो फंक्शन जो है वो 5 के क्लोज होना शुरू हो जाता है। एंड सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x इक्वल टू 5। हमने ये पीछे डेफिनेशन दी है। ऐसे ही था स्टूडेंट्स, हमने ऐसे ही काम किया था। यस मैम। हम कहते थे कि जब x 3 के नज़दीक तरीन आता है तो फंक्शन 5 के नज़दीक तरीन हो जाता है, और जितना नज़दीक तरीन पॉइंट लेते हैं उतना नज़दीक हो जाता है, जितना दूर का पॉइंट कंसीडर करते हैं उतना फंक्शन की वैल्यू 5 से दूर होती जाएगी। ये सारी हमारी लर्निंग थी प्रीवियस सेक्शन की। ओके, to obtain more detailed information about how f of x varies when x is close to 3, we ask the following question। इसने कहा कि f of x जो है वो कितना वेरी करेगा या 5 से कितना नजदीक दूर जाएगा जब x 3 से क्लोज होगा। we ask the following question। हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, how close to 3 does x have to be so that f of x differs from 5 by less than 0.1, कि x3 से कितना क्लोज हो कि जो फंक्शन है वो 5 से क्लोज हो के जो डिफरेंस है वो 0.1 दे दे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फंक्शन का डिफरेंस 5 से है वो 0.1 कब होगा, जब x जो है वो 3 से कितना क्लोज होगा, ये हमने फाइंड करना है। द डिस्टेंस मींस हमने डिस्टेंस फाइंड करना है x का 3 से। द डिस्टेंस फ्रॉम x टू 3 इज x minus 3। एब्सोल्यूट डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं ना, देखें जब हम x को 3 से अप्रोच करवाते हैं या 2 से हम x को अप्रोच करवाते हैं तो हम हमेशा एब्सोल्यूट डिस्टेंस की बात करते हैं। हम कहते हैं अगर 3 को अप्रोच करा तो 4 minus 3 आंसर हमारा क्या है, 1 है। इसी तरह 2 अगर 3 को अप्रोच करा है तो 2 minus 3 आंसर 1 ही होगा। एब्सोल्यूट डिस्टेंस से हमेशा हम अपने 3 को अप्रोच करते हैं। The distance from x to 3 is x minus 3। उस डिस्टेंस को हम x minus 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। The distance from f of x to 5 is f of x minus 5। फंक्शन का 5 से जो डिफरेंस आता है उसको हम f of x minus 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मुहैया किए जाते हैं। So our problem is to find the number delta such that, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो डेल्टा डिफरेंस फाइंड करना है। f of x minus 5 less than 0.1 if x minus 3 less than delta but x is not equal to 3। ओके, x जो है वो 3 को अप्रोच करता है, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 5 को अप्रोच कर रहा है, और जब 5 को अप्रोच करता है तो उसका डिफरेंस जो है वो 0.1 ये आपको गिवन दे दिया है। आपने ये फाइंड करना है कि जब वो डिफरेंस 0.1 है तो वो x की किस वैल्यू के लिए वो 0.1 आया, मींस हमने अपना वो डेल्टा डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम हमेशा प्रीसाइज डेफिनेशन में दो कंडीशन यूज करते हैं, एक एप्सिलॉन और एक डेल्टा। डेल्टा हमेशा हमारा x का 3 के साथ डिफरेंस होगा, मीन x एक्सिस का डिफरेंस होगा, और जो हमारा एप्सिलॉन होता है वो हमारा फंक्शन का डिफरेंस होता है। एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग, हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मौजूद होता है। ये मैंने आपको भी बताया, जैसा कि अगर आप 2.5 पे आंसर फाइंड करोगे तो 5.5 में भी 5.5 मिले, तो 5.5 अगर कोई एप्सिलॉन है तो हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मौजूद है। अगर डेल्टा होगा तो एप्सिलॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये उसने एक खुद से गिवन एप्सिलॉन दे दिया और पूछा है कि क्या डिफरेंस डेल्टा लें कि ये आंसर आ जाए, ये हमने फाइंड आउट करना है। इफ x minus 3 absolute difference is greater than 0, then x is not equal to 3। So an equivalent formulation of our problem is to find a number delta such that, अब ये जो हम डिफरेंस लेते हैं 3 से 4 तक का या 3 से 2 तक का, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है स्टूडेंट। यस, क्योंकि हम 3 minus 3 तो नहीं ना करते, हम तो कहते हैं 3 minus 3.00001, कोई ना कोई बहुत स्मॉल डिफरेंस मौजूद रहता है, ऐसे ही है। यस मैम। या हम कहते हैं 3 minus 3.5 minus 3, या हम कहते हैं 3.7 minus 3, या हम कहते हैं 4 minus 3। इसी तरह या हम कहते हैं 2.7 minus 3, 2.5 minus 3, 2.5 minus 3 भी करेंगे तो -0.5 आता है, और एब्सोल्यूट में -0.5 ही कंसीडर होता है। तो जो भी डिफरेंस x का 3 से लेना है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। ये कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि 3 में से 3 को माइनस नहीं करते, हम 3 के नेबरहुड पॉइंट्स ले रहे हैं x जो है। If x minus 3 absolute difference is greater than 3, then x is not equal to 3। क्योंकि हम x is not equal to 3 की बात करें, हम x को 3 नहीं ले रहे। अगर हम x को 3 ले लेते तो ये इक्वल 0 होना था, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना था, लेकिन हम चूंकि x को 3 नहीं ले रहे, हम नेबर्स पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा।
So an equivalent formulation of our problem is to find a number delta such that f of x minus 5 less than 0.1 if 0 less than x minus 3 less than delta. Note that if 0 less than x minus 3 less than 0.1 over 2 is equal to 0.005, then f of x minus 5, अब f of x आपको क्या गिवन दिया था, ये आपने जहन में रखना है। f of x हमें क्या गिवन दिया था, 2x minus 1। हमारे पास स्टेटमेंट, आप इस चीज को बॉदर ना करें, इस लाइन को छोड़ दें, हमें ये गिवन है f of x minus 5 लेस देन 0.1, ये हमारे पास गिवन है। फंक्शन p हमारे पास गिवन है, दैट इज 2x minus 1। अब 2x minus 1 minus 5 हमने इसको लिख लिया, इसको हमने फर्दर लिख लिया 2x minus 6, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया तो x minus 3। x minus 3 हमारे पास गिवन है, किससे लेस है, डेल्टा से लेस है, तो लेस देन 2 डेल्टा, लेस देन 2 डेल्टा। अब डेल्टा की एक सपोजिशन हमने दे दी, हमने कहा कि जो हमारे पास एप्सिलॉन है, अगर हम उसका हाफ ले लें डेल्टा 0.05 यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.1। मींस अगर आप डेल्टा डिफरेंस 0.0 चूज कर लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन डिफरेंस हमारा 0.1 है। ये हमारा डेल्टा हमेशा हम खुद चूज करते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है। सो f of x minus 5 mod less than 0.1 if 0 less than x minus 3 mod less than 0.05। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो डेल्टा डिफरेंस है वो 0.01 है तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर आपने अपना एप्सिलॉन जो है वो चूज करना है। मींस यहाँ पे मैंने डेल्टा खुद से ले लिया कि ये 0.05 है, मैं कह दूं कि जो मेरा डेल्टा डिफरेंस है वो 0.1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मैं कह दूं कि मेरा डेल्टा डिफरेंस यहाँ पे 1 है तो मेरा एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, 1 into 2 is equal to 2। ओके, अगर मैं कह दूं कि डेल्टा डिफरेंस मेरा 0.5 है तो 0.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर होगा वो आपका एप्सिलॉन होगा। सो डेल्टा हमने हमेशा खुद चूज करना है। अब डेल्टा डिफरेंस हमने क्या चूज करना है, हमने ऐसा डेल्टा चूज करना है कि जब उसमें से हम x minus 3 को माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये आपकी जो डायग्राम बनी हुई है वो आपको बता रही है कि जब हम 3 के नेबर्स में इतने पॉइंट्स चूज करते हैं, मींस 3 प्लस डेल्टा तक जाते हैं या 3 माइनस डेल्टा तक जाते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वो या 5 प्लस एप्सिलॉन तक जाता है या 5 माइनस एप्सिलॉन तक जाता है। मींस जितने नजदीक तरीन पॉइंट लेंगे उतना फंक्शन की वैल्यू नजदीक रहेंगी। अगर मैं यहाँ बहुत दूर का पॉइंट चूज कर लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी दूर चली जाएगी। अगर इधर से मैं दूर का पॉइंट चूज कर लूँ तो उधर से फंक्शन की वैल्यू भी दूर होती जाएंगी। क्लियर है? यस मैम। ओके, उसको मजीद देखने के लिए, बहुत ही इजी वे में देखने के लिए मैं डेफिनेशन से पहले एग्जांपल पे आ जाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, 3 एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं कि जितना हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया है ए से, उतना हमारे पास L और L प्लस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन डिफरेंस नजदीक है। उसको हमने मजीद नजदीक कर दिया, हमने मजीद नजदीक के पॉइंट्स ले लिया, अपना डाटा डिफरेंस मैंने मजीद कम कर दिया है, तो यहाँ से भी ये डिफरेंस मजीद कम होता गया है। जितना ये ज्यादा करते जाएंगे पॉइंट्स में उतना ये डिफरेंस आपका ज्यादा होता जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, यस मैम। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ, एग्जांपल नंबर 2 है ये आपके पास। ओके, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4 x minus 5 is equal to 7। अब हमें ये अंडरस्टूड क्लियर है कि हम x में 3 पुट करते हैं तो 12 minus 5 हमें 7 आंसर दे देता है। ये हमारी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इस एग्जांपल में हमने प्रिसाइज डेफिनेशन यूज करनी है और हमने बिहेवियर देखना है कि हमारा एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहा है। हमें बाय प्रिसाइज डेफिनेशन हमें पता है कि x minus 3 mod if 0 less than x minus 3 mod less than delta, then 4x minus 5 minus 7 less than epsilon। ये प्रीसाइज डेफिनेशन है। अगर आप इसके टेबल पे पीछे चले जाएं, मैं इसलिए नहीं गई कि मैं पहले आपको वैसे समझाना चाह रही हूँ, उसके बाद हम इसकी प्रीसाइज डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। प्रीसाइज, ये सिंपल डेफिनेशन है लिमिट की जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी, और प्रीसाइज डेफिनेशन हमारी क्या है, इफ फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन x माइनस से लेस देन डेल्टा, देन f of x minus l is less than epsilon। अगर एक डेल्टा होगा तो हमें एक एप्सिलॉन मिलेगा हर फंक्शन के लिए। सो x माइनस से
ये x माइनस ए होगा लिमिटिंग वैल्यू और ये आपके फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दैट इज लेस देन। ये प्रीसाइज डेफिनेशन हम एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे और होप्स हो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आपने अपना डेल्टा डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। अब आपके पास गिवन है कि x अप्रोच कर रहा है 3 को 4x माइनस 5, जो हमारा फंक्शन है वो 7 को अप्रोच कर रहा है बाय यूजिंग द प्रीसाइज डेफिनेशन इफ 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन डेल्टा। जो x का 3 से डिफरेंस है वो 0 से हमेशा ग्रेटर होगा और डेल्टा जो हमने सपोज किया हुआ है उससे लेस होगा। मैं आप खुद सपोज करूंगी, मैं ये कह रही हूँ कि डेल्टा और एप्सिलॉन बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये मैं खुद से आपको दे सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपका डेल्टा जो है वो 0.5 है। अब आपने नेबरहुड वो पॉइंट्स लेने हैं 3 के कि उनका डिफरेंस 0.5 से लेस रहे, मीन तब 3 की नेबर में सिर्फ वो पॉइंट आ सकेंगे जिनका डिफरेंस 0.5 से कम रहे। क्लियर है स्टूडेंट्स? जिनका डिफरेंस 0.5 से कम रहे, डेल्टा खुद से चूज करना है। हमने बहुत स्मॉल पॉजिटिव डेल्टा चूज कर लेना। अगर मैं आपको दे दूं कि आपका डेल्टा 0.5 है तो आपने 3 की नेबर में वो पॉइंट्स चूज करने हैं जिनका डिफरेंस 3 के साथ 0.5 से क्या रहे, कम रहे। कम रहे। अब अगर मैं कहूं कि 3 की नेबर में 4 है तो 4 को 3 में से माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 है। 1 मैं नहीं ले सकती 3 की नेबरहुड में, मैं 4 को नहीं ले सकती क्योंकि 1 जो है वो तो 0.5 से ग्रेटर है। ऐसा ही है। अगर मैं 3.5 माइनस 3 करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0.5 भी नहीं ले सकती क्योंकि वो 0.5 के इक्वल है। फिर मैंने क्या चूज करना है? मैं कह सकती हूँ मैं 3.4 ले लूँ। 3.4 माइनस 3.4 हो गया। 0.4 इज लेस देन 0.5। यस मैम। इट मींस मेरी जो नेबरहुड पॉइंट्स है वो 3.4 तक जा रहे हैं। ऐसा ही है स्टूडेंट्स? यस और मैम। उधर से वो कहाँ तक जाएंगे? नेगेटिव में। वो सारे पॉइंट्स 3 से बिलो भी सिर्फ वो पॉइंट्स जिनका डिफरेंस 3 के साथ लेस देन 0.5 रहे, आपने सिर्फ नेबर पॉइंट वो चूज करने हैं जब आपको डेल्टा 0.5 गिवन दिया हो। लेकिन यहाँ हमने वो डेल्टा बेसिकली फाइंड करना है। ओके, if 0 less than x minus 3 less than delta, then 4x minus 5 minus 7 less than epsilon, but 4x minus 5 minus 7, अब ये क्या है? फंक्शन f of x minus l है, ये आपका f of x है और ये आपका l है, लेस देन पास एप्सिलॉन, ये हमें गिवन दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हम इसको लेते हैं। बट 4x minus 5 minus 7 इसको हम लिख सकते हैं 4x minus 12 लिखी जा सकती है। इसमें से अगर हम लेने तो हम इसको लिख सकते हैं x minus 3 4 into x minus 3। अब हमें ये पता है कि जो x minus 3 है वो किससे लेस है? वो किससे लेस है? डेल्टा से। डेल्टा से लेस है। इट मींस ओके, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो गिवन है कि x minus 3 जो है वो लेस देन है डेल्टा से। इट मींस फंक्शन f of x minus 7 जो है वो क्या हो जाएगा? लेस देन 4 डेल्टा। ऐसे ही है, लेस देन 4 डेल्टा। बट 4x minus 5 minus 7 is less than epsilon। स्टेटमेंट में तो हमें गिवन है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है और यहाँ पर वो आ रहा है लेस देन 4 डेल्टा। इट मींस 4 डेल्टा किसके इक्वल हो गया? एप्सिलॉन। डेल्टा किसके इक्वल हो गया? एप्सिलॉन। अब मैंने डेल्टा चूज कर दिया था, मैंने आपको खुद से दे दिया था कि मेरे पास डेल्टा 4.5 है। अब डेल्टा की वैल्यू 0.5 पुट करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके बताएं एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ रही है जरा जल्दी से। 2.0। 4.5 को जब 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इट मींस जब मेरा डेल्टा डिफरेंस 0.5 था तो मेरा एप्सिलॉन डिफरेंस उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम, ये उसका हाफ हो। इसी तरह ही बिल्कुल उसका हाफ हो गया। इसी तरह आपने हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग अपना एप्सिलॉन फाइंड आउट कर लेना है।
या आपको एप्सिलॉन गिवन दिया होगा, आपने डेल्टा फाइंड करना होगा, या आपका डेल्टा गिवन होगा, आप अपना एप्सिलॉन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। ओके, अब उसने हो सकता है एप्सिलॉन कुछ और लिया हो, मैं देखती हूँ आगे वो क्या कह रहा है। देयरफॉर वी वांट डेल्टा, उसने कहा यहाँ से हम अपना डेल्टा जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इफ 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन डेल्टा देन 4x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो हमें पता है ना कि फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन से है, इट मींस ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, x माइनस 3 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। मैंने जैसे आपको बताया आप उस तरह से कर सकते हैं। x माइनस 3 मॉड लेस देन क्या आ रहा है एप्सिलॉन बाय 4 से, लेकिन हमें ये पता है कि x माइनस 3 जो है वो किससे लेस है, डेल्टा से। इट मीन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4। इफ 0 लेस देन x माइनस 3 मॉड लेस देन डेल्टा देन, अब उसने अगेन ये डेफिनेशन यूज किया, दैट इज लेस देन 4 डेल्टा, और डेल्टा उसने यहाँ से चूज कर लिया था कि एप्सिलॉन बाय 4 है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 डेल्टा। एप्सिलॉन आपका किसके इक्वल है, 4 डेल्टा के इक्वल है। डेल्टा की कोई भी वैल्यू पुट करें, 0.5 पुट करें तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैंने आपको गिवन दी। सो बाय यूजिंग प्रिसाइज डेफिनेशन, हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मौजूद होता है। आप अपना वो डेल्टा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, यस मैम। तो ये डेल्टा अव्वल तो आपको गिवन दिया होता है, अगर गिवन ना दिया हो तो आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप बहुत स्मॉल पॉजिटिव डेल्टा चूज कर सकते हैं खुद से। आप क्या चूज कर सकते हैं, आप 0.00001 यूज कर सकते हैं, आप 0.01 यूज कर सकते हैं, आप अपना डेल्टा 0.1 यूज कर सकते हैं, या आप डेल्टा 0.5 चूज कर सकते हैं, या इन्हीं वैल्यूज के दरमियान कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर डेल्टा जो है वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली डेल्टा जो है वो गिवन दे दिया जाता है कि इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग आपने एप्सिलॉन जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो बेसिकली आपका जो डेल्टा है वो आपको यही बताता है कि कितना स्मॉल पॉजिटिव डिफरेंस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 7 से नजदीक कितना डिफरेंस आता जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई है तो डिटेल्ड डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना काफ़ी है, आप इसको मज़ीद थोड़ा सा पढ़ के, जो ऊपर स्टेटमेंट्स हैं अब आपने इनको पढ़ के थोड़ा सा खुद गौर करना है, तो आपको अगली क्लास में बहुत क्लियर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपने थ्योरी जो है खुद पढ़ लेनी है, ठीक है? पढ़ लेंगे आप ओके लोग? मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 से ऊपर तक की थ्योरी आपने पढ़ लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ये थ्योरी भी और एग्जाम्पल नंबर 1 भी दोबारा डिस्कस करूंगी। अगर आपकी एक पढ़ लेंगे आप लोग तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। हो सकता है कि अभी भी हो गई हो, ठीक है? ओके मैम। ओके और मैम। मुझे अटेंडेंस पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? मैम सेंड कर दिए। ओके ओके, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। बाकी क्लास अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके। अल्लाह हाफिज़।